मेरे प्यारे भाई, हम आप सबसे वादा कर चुके हैं कि भाई हमें 95 प्लस जो है ना फोड़ना है, मतलब फोड़ना है। तो इसके लिए हम कंटिन्यू आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी काम है मेरे भाई, कंटिन्यू आपको मेहनत करना है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और जैसे ही एग्जाम हो जाएंगे ना मेरे भाई, फिर तो यार कुछ नहीं करना, फिर आराम से ना, आराम से सोना, आराम से मस्ती करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। तो आज की वीडियो में बेटा हम पूरी बुक से एक शब्द या एक वाक्य में आंसर लेके आ गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आज आपको क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक शब्द में आंसर है, इस सभी आंसर को आपको लगाना है। तो जल्दी जल्दी बेटा हम कंप्लीट कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं एक शब्द में आंसर को। तो इससे आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेगा, आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना अभी पढ़ना बाकी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे भाई जल्दी से। देखो आप क्या कह रहा है, बोल रहा है बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या, मतलब एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, एक घटक के मोलों की संख्या और कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात मेरे भाई प्यारे भाई क्या होता है, मोल प्रभास होता है। आप तो बहुत अच्छे से जानते हो यार इस बात को, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है भाई, एक बार रिवाइज मात्र करना है। रिवाइज मात्र करने से आपको सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छे से आने लगेंगी मेरे भाई। ठीक है, अगला है बिलियन जो बिना संगठन में बदले एक ही ताप पर आश्रित हो जाता है। तो मतलब बिना संगठन में परिवर्तन किए हो, एक ही ताप पर जो आश्रित हो जाए मेरे भाई, उसे क्या बोलते हैं पहले भाई, स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना। क्या बात है मेरे भाई, है ना। सांद्रता की इकाई का सूत्र लिखिए मेरे भाई। सांद्रता की इकाई का सूत्र मतलब देखो, सांद्रता की इकाई मोस्टली होती है पीपीएम। सांद्रता की इकाई मोस्टली बेटा क्या होती है, पीपीएम होती है। मतलब पीपीएम का आपको सूत्र लिखना है। तो पीपीएम का सूत्र क्या होता है, अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों, थोड़ा ऊपर करते हैं, है ना, बटे क्या हो जाएगा बेटा, बिलियन में उपस्थित, एक सेकेंड, हाँ, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों की कुल भागों की संख्या इंटू 10⁻⁶। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्यारे भाई की। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखो आज आपसे पूछा है कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, कल आपसे पूछता सकता है इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला भी। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है वो अपचयन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला बेटा अपचयन, और इलेक्ट्रॉन दान करने वाला बेटा ऑक्सीकरण। दान करने वाला बेटा क्या, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रहण करने वाला अपचयन और दान करने वाला ऑक्सीकरण। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन किस पर होता है, तो मैं अभी बता देता हूँ मेरे भाई। आपने सेल पढ़े हैं, सेल में आपने देखा होगा एक होता है आपका एनोड, एक क्या होता है बेटा एनोड, और एक क्या होता है आपका कैथोड। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, हमेशा बेटा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर हमेशा बेटा अपचयन होता है। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से याद रख लियो। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन पे। नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है। मेरे भाई अल्प विलेय लवण की विलेयता हमने देखा, कोलरास के नियम के हमने 4 अनुप्रयोग पढ़े थे, है ना। उनमें से हमने ये भी देखा था कि कोलरास नियम की सहायता से अल्प विलेय लवण की विलेयता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो किस नियम की सहायता से कर सकते हैं बेटा, कोलरास नियम की सहायता से कर सकते हैं। मेरा आपका ऑब्जेक्ट से क्या होता है, जो आपकी जो पढ़ाई है वो इम्प्रूव होती है। आपको कितना पता है, वो छोटी छोटी चीजें जब पता हो जाती है ना, तो बड़ी चीजें अपने आप जो है ना कंप्लीट हो जाती हैं, अपने आप आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। नेक्स्ट मेरे भाई ऐसी, सॉरी मेरे भाई, है ना, एक मिनट, हाँ, ऐसी संपूर्ण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, तो भाई जानते हैं हम उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अपचयोपचय या रेडॉक्स अभिक्रिया हम उसको कहते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। विद्युत अपघटनीय क्रिया जिन नियमों का पालन करती है वे नियम क्या कहलाते हैं, तो विद्युत अपघटन। अब ये बात भी भाई, विद्युत अपघटन संबंधी अपने फैराडे के नियम पढ़े ना, पढ़े हैं कि नहीं। तो विद्युत अपघटन संबंधी क्रिया जिन नियमों का पालन करती है उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, चलो आगे। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो बहुत अच्छे से जानते हैं यार, द्रव्य अनुपाती जो क्रिया का नियम है, इसके नियमों का प्रतिपादन बेटा किसने किया था, वो किसने किया था बेटा, गोल्डबर्ग और बागे ने। बेटा गोल्डबर्ग और बागे बोलते हैं, गोल्डबर्ग लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, गोल्डबर्ग और बागे ने। ठीक है ना, चलो। विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं। अब देखो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन। देखो, विकिरण के अवशोषण से, विकिरण का यदि अवशोषण होगा से संपन्न होने वाली, विकिरण मतलब प्रकाश का अवशोषण होगा,
तो विकिरण मतलब क्या होता है, विकिरण का मतलब होता है प्रकाश होता है, तो प्रकाश के अवशोषण जो अभिक्रियाएं होंगी वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। विकिरण मतलब प्रकाश ही होता है, ठीक है ना बेटा, है ना। चलो आगे देखेंगे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बेटा आपसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी एक शब्द में पूछ सकता है ना। तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 21 होता है ना इसका परमाणु क्रमांक, तो यही होगा आपको, है ना, ध्यान रखना है इस बात को, है ना। एस को पीछे बढ़ते हैं, डी को आगे, है ना। जिंक का इलेक्ट्रॉन देखो पूछ लिया ना, है ना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है, मतलब आपको क्या करना है प्यारे भाई, जो परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्व याद रखना है, किसका है ये, कौन सा तत्व है, ठीक है ना प्यारे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता। देखो आपको पता है जिंक केवल +2 होता है, ये परिवर्ती संयोजकता नहीं प्रदर्शित करता। क्यों नहीं करता, इसका कारण ये है कि डी कक्षा किसका क्या होता है, पूर्ण, है ना। जो आपको पता है ना, अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखें, चलो ये ऊपर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यही तो है, ठीक है। तो देखो डी में पूरे 10 इलेक्ट्रॉन है, डी पूर्ण पूरित है, इसलिए परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट है लेंथेनम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अधिक स्थायी है। तो लेंथेनम है ना, इसकी +3 वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था है बेटा, वो सबसे अधिक स्थायी है। तो इनको आप याद रख लो, बस एक बार आपको पढ़ते जाना है, पढ़ लोगे तो आपका काम बनता जाएगा, ठीक है प्यारे। एमिनो अम्ल को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है। तो आप सब जानते हो एमिनो अम्ल जो है आपस में पेप्टाइड बंध द्वारा बना होता है, और एमिनो अम्ल जब आपस में मिलते हैं पेप्टाइड बंध द्वारा बनते हैं तो एक बड़ी इकाई का निर्माण होता है जिसका नाम है आपका प्रोटीन। तो एमिनो अम्ल जो है बेटा प्रोटीन का एकलक है, और एमिनो अम्ल का बहुलक क्या है बेटा, प्रोटीन है, ठीक है ना। चलो मुंह की लार में कौन सा एंजाइम, अब जो मुंह में जो लार आती है ना उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो इसमें बेटा टाइलिन एंजाइम होता है। तो ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं बेटा, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है फाइब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है जल में विलय विटामिन लिखिए। तो विटामिन बी और सी जो है वो जल में विलय होते हैं, है ना। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण दीजिए, है ना। तो आपको पता है मोनोसैकेराइड में 2 आता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रैक्टोज आता है मोनोसैकेराइड में। तो एक उदाहरण का बोला था तो आपने ग्लूकोज लिख दिया, 2 बोलता तो फ्रैक्टोज और जोड़ देते, है ना। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा, अब दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड शर्करा होती है, तो दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड का नाम क्या है बेटा, लैक्टोज, है ना। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आता ही रहता है, ठीक है ना। चलो अगला है बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम बताओ। जो बाल है ना, ऊन है, रेशम है, इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो इसमें कैरेटिन और फाइब्रोइन, है ना, कैरेटिन और फाइब्रोइन दोनों प्रोटीन होते हैं बाल, ऊन तथा रेशम में। नेक्स्ट है प्रोटीन के एकलक का नाम लिख लीजिए। प्रोटीन का एकलक अभी बताया था मैंने, एमिनो अम्ल ऊपर ही बताया था ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको तैयार करना है बहुत अच्छे से, ठीक है ना मेरे। नेक्स्ट क्या है प्यारे भाई, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाने की क्रिया का नाम बताओ। देखो आइसोसाइनाइड अगर यहाँ शब्द आ गया तो आइसोसाइनाइड, अब ये मेथिल आइसोसाइनाइड है या कभी आपसे फेनिल आइसोसाइनाइड भी पूछ सकता है। तो मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड कोई सा भी हो, जो है ना वो कौन बनाता है, तो जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है प्यारे भाई, कार्बिल एमीन अभिक्रिया मेथिल आइसोसाइनाइड या फेनिल आइसोसाइनाइड बनाती है, इसका सही आंसर है। तृतीय एमीन का एसिलीकरण नहीं होता, क्यों, जो तृतीय एमीन है उसका एसिलीकरण नहीं होता, क्यों, क्योंकि त्रिविम बाधा के कारण, त्रिविम बाधा के कारण उसका एसिलीकरण नहीं होता, याद रखना, ठीक है ना प्यारे भाई। नेक्स्ट है मीरबेन का तेल क्या है। तो नाइट्रोबेंजीन जो होता है प्यारे भाई, इसको मीरबेन का तेल बोलते हैं, ठीक है। आगे आपको ये अभिक्रिया दे के रखी है और आपसे पूछा ये अभिक्रिया कौन सी है, तो आपने अभिक्रियाएं अगर पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा, और अभिक्रियाएं नहीं पढ़ी तो आप बिल्कुल नहीं बता पाओगे। तो डाई एजोटीकरण है ना, डाई एजोटीकरण, यहाँ एजाइटेजेशन लिखा है, वो एजोटीकरण का इंग्लिश रूप है ना। तो डाई एजोटीकरण आप लिखना, डाई एजोटीकरण, ठीक है। नेक्स्ट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का सूत्र। तो ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का क्या है, सूत्र है प्यारे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। ऐसे करके हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से, बस आप पढ़ते जाइएगा, सारी चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा देंगे डेली बाय डेली। आपको देखो कितना सारा कंटेंट दे रहे हैं, बस आप पढ़ते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हिंसबर्ग अभिकर्मक का सूत्र बताओ। तो C6H5SO2Cl, मतलब बेंजीन सल्फोनिल और ये क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड जो है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक है, ये सूत्र, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलो अगला बोला ये
एक अभिक्रिया उसने दे के रखी है, बताओ इस अभिक्रिया का नाम क्या है, तो आप तो जानते ही हो कार्बोलैमीन अभिक्रिया है, ठीक है। फिर आपको एक अभिक्रिया दे के रखी है, पूछा उसका नाम क्या है, तो मेरे भाई अभिक्रियाएं आपको आनी चाहिए, अभिक्रियाएं आएंगी तो आपको आसानी होगी जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। आपको बेसिक अगर आता है तो ऑब्जेक्ट बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि बेसिक से ही ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये सेंड मेयर अभिक्रिया हो जाएगी प्यारे भाई। आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे भाई फिर से एक अभिक्रिया हमारे सामने है, बोला है इस अभिक्रिया का नाम बताओ, तो ये अभिक्रिया है ना। तो सॉरी इसमें ये पूछा है x का मान, मतलब यहाँ पर एक अभिक्रिया को पूर्ण करके देना है, मतलब इसका अपचयन कराएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, क्योंकि हवा के द्वारा तो बेटा ऑक्सीकरण होता है ना, हवा के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए ऑक्सीकरण के कारण वो काला भूरा हो जाता है। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के उत्पाद का नाम लिखो, तो भाई अभिक्रियाएं बहुत जरूरी हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अभिक्रियाओं से ही ऑब्जेक्ट आपके बनेंगे, तो आप तैयार कर लो अच्छे से। एल्किल आइसोथायोसाइनेट, ठीक है। नेक्स्ट है इस अभिक्रिया का नाम बताओ, तो ये सिमेट अभिक्रिया है ना। तो अभिक्रियाएं आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, तभी ये चीजें आपसे बहुत आसानी से बनेंगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बोला है युग्मन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये युग्मन अभिक्रिया है, इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो आप देखो ये आपका लिखा है, बाकी आपको अलग से कुछ आता है अलग तरीके से तो आप वो लिख सकती है, ठीक है प्यारे भाई। आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा क्वेश्चन है रोजनमुंड अभिक्रिया में CH3COCl के अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है। प्यारे भाई अभिक्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभिक्रियाओं से क्वेश्चन बनेगा, अभिक्रियाओं से क्वेश्चन आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है। तो अभिक्रियाएं जो है ना बेटा उनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है ना। तो बोला है रोजनमुंड अभिक्रिया में CH3COCl का अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है, तो बता देना पैलेडियम या बेरियम सल्फेट, ठीक है। फार्मिक अम्ल के निर्जलीकरण से कौन सी गैस प्राप्त होती है, तो आपको ध्यान रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। फार्मिक अम्ल मतलब HC डबल, एक सेकंड मेरे प्यारे भाई रुकना एक मिनट, बोला है HCOOH, इसका निर्जलीकरण करो, मतलब जल इसमें से बाहर निकालना है। तो जब इसमें से जल बाहर निकाल देंगे तो आपको पता है ना बेटा क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना, और यहाँ से CO बाहर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है प्यारे भाई, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बेंजल्डिहाइड की केसीएन के साथ होने वाली अभिक्रिया, तो आपको पता है जो बेंजोइन संघनन आपने पढ़ा है, तो बेंजोइन संघनन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड के हम केसीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो बेंजल्डिहाइड की केसीएन के साथ रिएक्शन किस में कराते हैं हम बेटा, बेंजोइन संघनन में, ठीक है। नेक्स्ट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है, जो अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट का विलयन है बेटा वो क्या कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, टोलेन अभिकर्मक। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड को ब्रंजक चूर्ण के साथ, भाई ब्रंजक चूर्ण शब्द कहीं भी आ जाए आप यही मानना कि क्लोरोफॉर्म बनेगा, है ना, कि ब्रंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो सब भी क्या करेगा बेटा, क्लोरोफॉर्म बनेगा। जब भी ब्रंजक चूर्ण आ जाए मतलब क्लोरोफॉर्म आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। तो बेटा थोड़ा नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं, परिशोधित एल्कोहल। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ परिशुद्ध एल्कोहल नहीं बोला गया, अच्छे से क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है आपको, है ना, नहीं तो पता चले कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा ही नहीं और भाई आंसर अपना आ गया, है ना। परिशोधित एल्कोहल बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया बेटा, परिशोधित एल्कोहल। तो परिशोधित एल्कोहल 95.5% होता है, और अगर यहाँ परिशुद्ध बोल देता तो आप 100% एथिल एल्कोहल लिखते, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हल्के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल क्या कहलाता है, ईंधन के रूप में प्रयुक्त एल्कोहल क्या कहलाता है, तो बेटा वो पावर एल्कोहल कहलाता है ना। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एनहाइड्राइड को क्या कहते हैं, तो ईथर कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा टपकते हैं, ठीक है, इनको तैयार रखना आप, ध्यान रखना, ईथर है। किडवन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। फिनॉल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, क्यों, क्योंकि फिनॉल अम्लीय होता है, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट क्या बोला गया बेटा, गैमेक्सिन का सूत्र बताओ। अब आपसे बोला है जो गैमेक्सिन है बेटा इसका सूत्र बता दो आप, है ना, तो बता ही दोगे, कोई दिक्कत है। गैमेक्सिन मतलब BHC, गैमेक्सिन क्या है, जो BHC है इसका जो है ना व्यापारिक नाम है ना, तो C6H6Cl6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन Cl2, ये आपका लिखा है क्या कहलाता है, तो आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC फ्रीऑन कहलाता है। शुद्ध क्लोरोफॉर्म की पहचान किससे की जाती है, तो ध्यान रखना शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्रभाव सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 से की जाती है, ठीक है। क्लोरोबेंजीन की किससे क्रिया कराने पर DDT बनता है, तो क्लोरल से, है ना। क्लोरोबेंजीन की अगर क्लोरल से क्रिया करा दे बेटा DDT बन जाता है। वुड्स संश्लेषण क्रिया में किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वुड्स अभिक्रिया में जो है ना सोडियम धातु का उपयोग किया जाता है। DDT का रासायनिक नाम लिखो, D4 होता है डाइक्लोरो, D4 होता है डाइफेनिल, फिर T4 होता है ट्राइक्लोरोएथेन। तो डाइक्लोरो
डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन इसका रासायनिक नाम हो जाता है बेटा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बोला है आपसे डी ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, तो आपको पता है डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कह देते हैं बेटा, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। अब डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं कहलाते, तो ये बात बहुत जरूरी है। तो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी हैं बेटा, जिंक, कैडमियम और मरकरी हैं, वो आपके डी ब्लॉक के तत्व नहीं कहलाते। नेक्स्ट, KMnO4 को सूर्य के प्रकाश में रख दें तो इसका क्या होगा, तो अपघटन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा, अपघटन हो जाएगा। ठीक है। लेंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में किस में संकुचन अधिक है, तो एक्टिनाइड में संकुचन अधिक होता है बेटा, है ना। डी ब्लॉक के तत्व में जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता, क्या कारण है, डी ब्लॉक डी उपकक्ष का पूर्ण होना। ठीक है। संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं, तो रंगीन क्यों होते हैं बेटा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। फिर स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ऐसे करके बेटा आपको ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कंप्लीट कर लेना, है ना। और आपका इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा, आपको लगेगा कि हाँ यार हमें कुछ आता है और क्या हमें नहीं आता, आपको ये पता चलेगा, है ना, आपकी वास्तविकता पता चलेगी। तो है ना, चलो मिलते हैं मेरे भाई। और कल आपको ध्यान रखना मेरे भाई, कल जो है ना यूनिट 3 की 1 शॉट वीडियो मिलने वाली है आपके लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।